अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा और अगर नोटिफ़िकेशन ना आए तो दिन में 2-3 बार आके एक बार छाँग लिया कीजिए कि चैनल पे कुछ आया है या नहीं। खैर, हम आपको आगे चलते हैं और न्यूज़ की तरफ लेकर चलते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा है कि जी हिंदुस्तान के साथ टर्म्स ठीक किए जाएँ, बाकी नेबर्स के साथ भी टर्म्स ठीक किए जाएँ, ट्रेड ओपन की जाए और साथ-साथ इमरान खान साहब से भी बात करने का मशवरा दिया गया है। तो जी बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर ये खबर तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अच्छी खबर है और जो ज़्यादा लोग मेरे ख्याल है काफ़ी लोग इस वक़्त तक जान भी चुके होंगे, वो ये कि जो पाकिस्तानी मीडिया पर भी चल रही है और साथ-साथ हिंदुस्तानी मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक लड़की, जी हाँ, इनकी एज 19 इयर्स बताई जा रही है और ये जी इनका नाम है आयशा रहमान। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है चेन्नई में, जो कि भारत का शहर है और हम आपको ये बताते चलें कि एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने इनको अपना दिल डोनेट किया है और इस तरह से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, बिल्कुल फ्री में इनका ये ट्रीटमेंट किया गया है। कहा यही जा रहा है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपीस तक का ये ट्रीटमेंट था, लेकिन आयशा का ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में किया गया है और डॉक्टर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन कर लिया और अब जैसा मैंने कहा कि आयशा कराची की रहने वाली हैं, वो कराची पहुँच के यकीनन उनको अब ये कहने में मुश्किल नहीं होगी कि वो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है। क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं, जो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है और वो इस तरह से कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से नफ़रत नहीं करते, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम यही समझते हैं कि ऐसे तमाम ही लोग पाकिस्तान में जो ऐसा सोचते हैं, उनका यकीनन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन आयशा तो सचमुच में उनका दिल हिंदुस्तानी है और अब वो इनको ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कोई एतराज़ कर सकता है अगर वो ये कहें कि उनका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो जिन्होंने इनको दिल डोनेट किया वो भी एक भारतीय हैं और हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उस हॉस्पिटल का भी शुक्रिया जिन्होंने ये ऑपरेशन किया और फ्री में किया। ज़ाहिर है कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने और उनका बहुत शुक्रिया, उनको सलाम पेश करते हैं और साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए और इन डॉक्टर्स का और उनके साथ जितने लोग उस हॉस्पिटल के हैं जिन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लिया, कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट में हिस्सा लिया, उन सभी को हमारा सलाम है और हम उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन यहाँ पर ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि रिलीजन हो, चाहे कंट्री हो, नेशनैलिटी हो, किसी भी चीज़ से बढ़कर इंसानियत है और यही हमें यहाँ पे डॉक्टर्स भी हमें यही सिखाते दिखाई दिए और भारत से भी हमने यही मैसेज लिया और यही सबक सीखा। यकीनन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे और भारत के लोग तो ज़ाहिर है उनकी कंट्री से ये सब कुछ हुआ है, तो वो तो वैसे ही प्राउड फील कर रहे होंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये खबर जब हम तक आई और यकीनन हमारे सुनने वाले और हमारे देखने वाले भी जो है इस खबर से खुश हुए होंगे कि कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनके साथ जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, और आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि मोदी जी की काफ़ी दोस्ती है इटालियन प्राइम मिनिस्टर से। बहरहाल उन्होंने ट्विटर पे लगाया है मोदी जी ने कि उनको इनविटेशन आ गया है कहाँ का भला G7 मीटिंग के लिए। जी हाँ, जो कि बताया जा रहा है कि शायद जून में होंगी और उसके लिए उनको इनविटेशन जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मोदी जी को मिल चुका है। इसका मतलब सबको साफ-साफ पता है कि जी मोदी जी आने वाले हैं। अब बहरहाल बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इलेक्शंस जब कंप्लीट होंगे तभी रिजल्ट आउट होगा, पहले से किसी को पता नहीं है, बताना नहीं है। लेकिन लग यही रहा है, दुनिया को ये लग रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी ही दोबारा आने वाले हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहरहाल ये खबर भी हमारे पास थी। साथ हम आपको ये भी बताते चलें जैसे कि आप लोग जानते ही हैं फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी साहब का कहना ये है
کہ پاکستان کے $11 بلین جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، اگر وہ لے آئے تو شاید سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ $11 بلین کا کیا چکر ہے، اس لیے کہ فواد چودھری صاحب کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہی کی پارٹی کے، جی ہاں، مراد سعید صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ $200 بلین انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے باہر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم واپس لے آئیں گے جیسے عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی، وہ پیسہ ہم واپس لے آئیں گے اور لوگوں کے منہ پہ مارنا شروع کریں گے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد ہے۔ فواد چودھری جو ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی ٹویٹ لگا رہے ہیں یا اس قسم کی بات کر۔ فواد چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی $11 بلین کی جو ہے وہ پراپرٹی پاکستانیز نے خرید لیا۔ وہ فواد چودھری تھوڑی سی ہمت کرتے اور اگر بتا دیتے کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جنہوں نے $11 بلین کی پراپرٹی خرید لی دبئی میں، تو ہمیں تھوڑا آسانی ہو جاتی۔ ویسے تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، یقیناً ان کا اشارہ پولیٹیشین، بیوروکریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنسی اور آرمی کی طرف بھی ہے، لیکن فواد چودھری کو تھوڑی اور ہمت دکھانی چاہیے تھی اور نام لے لیتے یا یہ بتا دیتے کہ کس کس کی طرف اشارہ ہے، کون کون سے ادارے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن خیر، لوگ ہمارے یہاں بہت تیز اور بہت عقل مند ہیں، تو یقیناً لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ جی جس وقت گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، خیر فواد چودھری صاحب تو مشرف کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے، اور مطلب فواد چودھری صاحب نے پی ایم ایل این کے علاوہ تقریباً ہر پارٹی میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو اگر فواد چودھری صاحب، جب آپ کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی تاکہ اس کے اوپر ایکشن کرتے اور ان لوگوں کو پکڑتے دھکڑتے اور اس پیسے کو واپس نکلوا لیتے، تب تو یہ بہت اچھا کام ہو جاتا۔ جہاں تک میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ایک ساتھی مراد سعید صاحب جو ہیں، ان کا کلپ بڑا وائرل تھا اور ابھی تک لوگ دیکھا کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خان کی گورنمنٹ آئے گی، یعنی جیسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی، ہم جی 200 کروڑ، بلکہ 200 ارب شاید کہہ رہے تھے وہ، لا کر اور لوگوں کے منہ پر مارنا شروع کریں گے۔ تو جی اب مراد سعید صاحب کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہمیں تو وہ کافی دنوں سے دکھائی نہیں دیے ہیں۔ بات کریں گے ایک بار پھر کے پی کے کی اور کے پی کے چیف منسٹر، جی ہاں، اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ آپ کو دکھائی تو دے ہی رہے ہوں گے، اور ان کا جی کہنا یہ ہے کہ یہ اگر ان کو ان کا حق نہ دیا گیا تو حکومت گرا کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ جی ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ کو، جو کہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے اگر ان کو ان کا حق نہ دیا گیا تو جی وہ گورنمنٹ گرا دیں گے اور اس کے بعد اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ مطلب گورنمنٹ گرا کے ہر کوئی اسلام آباد پہ کیوں قبضہ کرنے جا رہا ہوتا ہے؟ ٹی ٹی پی والے بھی کہتے ہیں ہم اسلام آباد تک آ جائیں گے، کے پی کے والے کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ مطلب وہاں پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اسلام آباد والوں نے کیا کیا بھائی؟ اسلام آباد میں تو ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ مطلب کچھ نہیں کر رہے تھے، میرا مطلب ہے کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، کچھ کہا نہیں جا رہا۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر ناراض ہیں اور اسی قسم کی دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ بہرحال گورنمنٹ کا اگر ہم بات کریں تو بہت اعتراض جو ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے اور مریم نواز کے اوپر کہ آخر وہ پولیس یونیفارم میں کیوں گئی پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے کے لیے۔ لیکن خیر وہ تو ہماری پبلک، آپ کو پتہ ہی نا، کسی حال میں خوش نہیں رہتی، تو اس لیے ان کے اوپر اس قسم کا آبجیکشن بھی لگ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ٹی ٹی پی گروپ کے رہنما دوگلے، موقع پرست، بزدل اور دھوکے باز ہیں۔ ٹی ٹی پی کارکن، جی ہاں، یہ کہنا ہے جی ٹی ٹی پی گروپ کا ایک کارکن کا، جو ٹی ٹی پی گروپ کا ممبر ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ لوگ موقع پرست ہیں، دوگلے ہیں، بزدل اور دھوکے باز ہیں۔ اب یہ کون سے ممبر ہیں لیکن وہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارا میڈیا اس خبر کو خوب چلا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی میں آپس میں ہی شاید 36 کا آنکڑا ہو گیا یا آپس میں ہی کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ یہ تو کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ جیسا نہیں لگ رہا کہ مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان کو لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ کیا اور نہ کیا ہو، یہ ضرور کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ بنا دیے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے ایک گروپ آگے چلا جائے اور دوسرا پیچھے رہ جائے۔ لیکن بہرحال اب ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی کچھ اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کہاں تک یہ نیوز ٹھیک ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر یہ ضرور ہے
कि कहा ये जा रहा है कि टीटीपी का कोई मेंबर है जिसने ये कहा है टीटीपी वालों की शान में कि जी ये दोगले हैं, हाँ वो तो हमें पता है, ये बुज़दिल हैं, हमें ये भी पता है, और इसी किस्म की चीजें जो है कही गई हैं। लेकिन बहरहाल टीटीपी अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार, मुल्क भर में जी कहा यह जा रहा है कि छापे पड़ रहे हैं और जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। और साथ जैसे मैंने आपसे कहा था कि बिजली के बिल भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल बिजली चोर जो है यानी जो कुंडा शुंडा लगाते हैं, मुझे नहीं पता, जो हमारे दोस्त भारत से देख रहे हैं उनको पता है कि कुंडा क्या होता है, यानी कि जी चोरी जो की जाती है बिजली की, उसके लिए कहा जा रहा है कि लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और ताकि वो दोबारा बिजली चोरी ना कर पाए। हम बढ़े आगे, पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि 28 या 29 अप्रैल से पंजाब में बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। 2 दिन बारिशों का कहा गया है और इसीलिए ये भी बताया गया है कि लोग घरों में रहें, बहुत ज्यादा बाहर ना निकलें और जो भी एहतियात कर सकते हैं तेज बारिशों में वो जरूर करें, इसलिए कि ये तेज बारिशों के लिए पहले से बता दिया गया है। तो अगर किसी ने कुछ घर में सब्जी वब्जी या कोई चीज लेके रखनी है तो पहले ही रख लीजिए, वरना बहुत तेज बारिशों में आप लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और वो तो हम जानते ही हैं कि जब बारिशें होती हैं तो यहाँ होंगी, अगर पंजाब में होंगी तो डेफिनेटली भारत में भी होंगी, और अगर भारत में होंगी तो फिर पाकिस्तान में जो है वो किसी भी तरह की हालत हो सकती है। जैसे आप लोग ने दुबई में देखा कि किस तरह से बारिशें हुई और फिर फ्लड आया, तो वो देखकर लोग यकीनन परेशान हैं और उनका यही ख्याल है कि यहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सिंध के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो हैं वो, जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो ये अनाउंस किया है कि वो कराची के लिए और सिंध के लिए जो है वो 150 बसेस जो है ट्रांसपोर्ट बसेस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो है उसकी अनाउंसमेंट की है। और कहा यह गया है कि जी ये बसेस जो है बहुत जल्द आपको सिंध और कराची और हर जगह वहां पे रोड पे नजर आ जाएंगी। और अनाउंस ये किया गया कि जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी और यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि जी फरियाल तारपुर साहिबा जो कि आसिफ अली जरदारी की सिस्टर भी हैं, उनका कहना ये है कि गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए भी जो है वो बसेस अनाउंस की हैं और कहा ये कि 2 मंथ तक यानी कि 2 मंथ्स तक जो है वो उनसे किराया नहीं लिया जाएगा और एक तरह से प्रोमोट करने की कोशिश की जा रही है इन बसेस को। बात करेंगे बुशरा बीबी की, तो कहा यह गया है कि जी बुशरा बीबी को जहर दिया गया, शवाहिद मौजूद हैं। उमर अयूब, जी हाँ उमर अयूब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं, उनका कहना यह है कि बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की बेगम है आजकल, उनको जी जहर देने की कोशिश की गई है। और उनका ये भी उमर अयूब साहब का दावा है कि जी जो जहर दिया गया है उसके लिए उसके प्रूफ भी मौजूद है, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट्स में यकीनन कुछ ना कुछ उनका कहना है कि आया है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस किस्म के दावे जो हैं वो जी मुसलसल इमरान खान की पार्टी करती चली जा रही है। अब ना जाने इमरान खान साहब जो है वो बात करने को तैयार होंगे गवर्नमेंट से या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाने का सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा। मगर हम ये जरूर देख रहे हैं कि इलेक्शंस चल रहे जी भारत में और सब लोग इंतजार में हैं और यकीनन इसमें 1 महीना तो लग ही जाएगा कि जी उसके बाद 30 डेज या 40 डेज के बाद ही पता लगेगा कि असल में गवर्नमेंट किसकी आ रही है भारत में। पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा गया है कि इंतजार हो रहा है और जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी यानी जो सी भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने जाएगी उसके बाद उससे बात करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो बेहतर किए जा सके, ट्रेड दोबारा ओपन हो। और इसमें जाहिर है कि हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान का ही फायदा है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। हाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जी ट्रेड बंद भी पाकिस्तान ने की थी, मान लिया पाकिस्तान ने बंद की थी तो अब हम खोलने के लिए भी तो कह रहे हैं ना। मतलब जब हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड करनी है हिंदुस्तान से, तो हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्त कहते हैं कि जी बंद भी तो आपने की थी ना, हमने थोड़ी बंद की थी। अब आप लोग कह रहे हैं कि फिर ट्रेड जो है ओपन कर लेनी चाहिए, फिर ट्रेड स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ठीक है हमने ट्रेड बंद की थी, अब अगर आप हमारी इतनी बात उस वक्त सुन रहे थे कि हमने कहा ट्रेड बंद करनी है, आपने ट्रेड बंद कर दी, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेड दोबारा शुरू करनी है तो कर दीजिए ना। मतलब अगर आप हमारे ही कहीं पे चलते हैं
तो फिर अब हम ही तो कह रहे हैं कि ट्रेड दोबारा करनी है, कोई और दूसरा थोड़ी आके कह रहा है कि अमेरिका से या कनाडा से या जर्मनी से या कहीं और से किसी और देश से आके थोड़ी कोई बता रहा है कि ट्रेड करनी है या ट्रेड नहीं करनी, ये भी तो हम ही कह रहे हैं। तो फिर उस वक्त आप लोगों को इतनी परेशानी किस बात की लगी हुई है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान ने कहा ट्रेड बंद कर दो तो कर दिया, पाकिस्तान ही कह रहा है ना ट्रेड खोल दो तो खोल दीजिए ना। मतलब ठीक है, हो जाते हैं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो आप लोग इतना परेशान मत हुआ करें। हम कुछ इसी तरह के लोग हैं, हम एक दिन कहेंगे ट्रेड करनी है, दूसरे दिन हम कहेंगे नहीं करनी। हम एक दिन कहेंगे हाँ हमें वहां से आलू चाहिए, दूसरे दिन कहेंगे नहीं टमाटर नहीं चाहिए। तो ये चीजें तो चलती रहती है, और मेरा ख्याल है 76 ईयर्स के बाद हमें एक दूसरे को इतना तो अंडरस्टैंड कर ही लेना चाहिए कि हम लोग जो है, वैसे तो खैर लोग मानते नहीं है, बहुत से लोग नहीं मानते और कहते नहीं जी हमारा जो है ना एक जैसे लोग नहीं है, हमारा उठना बैठना अलग है, हमारा हमें हर जगह से हमें जो है वो बताया जाता है कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग कंट्रीज है। जी हाँ अलग कंट्रीज है, लेकिन लोग क्योंकि यहाँ से वहां और वहां से यहाँ हुए थे, तो वो लोग जो है वो एक ही हैं। आप उनको जितना मर्जी ना मानिए, लेकिन हरकतें वही हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ ठीक है, हम लोग थोड़े ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, मान लिया, मान लिया, मान लिया। मत परेशान होइए, पाकिस्तान के लोग थोड़े ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं थोड़ा ज़्यादा सही होने वाले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमने माना ट्रेड हमने बंद की थी, अब हम ही कह रहे हैं फिर शुरू कर दीजिए। तो प्लीज़ कर दीजिए ना, बार-बार आप लोग मतलब इस तरह की बातें आपके यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान ने नाक रगड़ दी, पाकिस्तान जो है ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान से घुटनों के बल हो गया, कभी नाक रगड़ा, कभी मतलब हम तो घुटनों के बल हिंदुस्तान के आगे तो मतलब शायद अभी हो रहे हैं, लेकिन हमें तो आदत है, हम तो कभी चाइना के आगे घुटने टेकते हैं, कभी हम सऊदीया के आगे घुटने टेकते हैं, कभी हम अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं, कभी पैसे के लिए, कभी सीपैक के लिए और कभी सऊदीया के लिए कि सऊदी अरब के सामने के जी हमारे बैंक में कुछ पैसे रख दीजिए ताकि हम लोगों को दिखा सकें। खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। बिल्कुल, और वह पैसा वैसा का वैसा रहेगा। तो ये चीजें तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो अब इतने लोगों के आगे जब घुटने टेक दिए तो हिंदुस्तानी तो फिर हमारे अपने हैं, और उनसे ज्यादा हमें कौन समझता है। हमारी जबान भी एक है, हमारी खाने भी एक हैं, और हर तरह से मतलब वो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है ना उसको जरा साइड पे कर दीजिए। और अब हमारी पब्लिक को समझ में आ गया है कि आखिर हुआ क्या था, कौन सा टोपी ड्रामा किया गया था जिसकी वजह से ये दो मुल्क बन गए। लेकिन चलो अब बन गया तो बन गया ना, अब तो खैर आपको पता है आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ, हमारी एम्बेसी आपके यहाँ, अब तो सिलसिला चल ही रहा है दो कंट्रीज का अलग अलग। लेकिन बात सारी ये है कि ट्रेड दोबारा शुरू कर लीजिए तो अच्छा है। हमारे यहाँ भी कुछ यकीनन हमारे लोग भी फिर सोचेंगे, और कुछ एनर्जी सेक्टर वगैरह में काम हो सकता है शुरू हो जाए, और हम भी कुछ चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करें जो भारत को चाहिए हो। और भारत से तो हमें आपको पता ही है कि काफी सारा सामान जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान वैसे भी आता है। अलबत्ता ये होता है कि क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो घूम फिर कर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के पहुंचता है, उसकी वजह से हमें वो चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। खैर ये बातें आप कहेंगे हमें तो पहले ही पता है, ये भाषण क्यों दे रही हो, लेकिन आप लोग क्या है ना कि भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये भाषण बार बार देती हूँ। और आम पब्लिक जो है उसको जो है वो हिंदुस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदुस्तान के साथ वो कश्मीर 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 वाला चलता है ना हमारी नौटंकी, वो आपको पता है कि वो कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और कब तक करते रहेंगे। मेरे ख्याल है वो हमेशा ही करते रहेंगे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ना ये कश्मीर कश्मीर करना। लेकिन आप उन लोगों से मत सुना करें जब भी वो कहीं ना, भी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट जो आए थे उनके साथ बात करने में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में शहबाज शरीफ साहब ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार कश्मीर कश्मीर किया। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट जो थे वो पहले कान बंद करके आए थे, तो उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कश्मीर कश्मीर किया। तो इसी तरह से जब हमारे यहाँ से लोग कश्मीर कश्मीर करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाके करें, चाहे अपनी कंट्री में करें, चाहे किसी और दुनिया की किसी कंट्री में जाके करें, तो आप लोग भी कान बंद कर लिया करें ना। वो क्या है ना कि हमारा खाना हजम नहीं होता, हम लोग हाजमुला की 4 गोलियां भी खा लेना तब भी हमें कुछ नहीं होता जब तक हम कश्मीर कश्मीर ना करें। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपस में दोस्ती ना सही लेकिन बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। फिल्में विल्में भी भेजें आप अपनी यहाँ पे, जो पहले लगा करती थी कुछ टाइम पहले तक, मेरे ख्याल है 2019 तक तो लगती थी, उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने वो 370 वगैरह जो हटाया उसके बाद से मूवीज आना बंद हो गई। तो वो भी आनी चाहिए, उससे भी बहुत से लोगों का रोजगार लगा हुआ था, साथ जाहिर है कि सामान भी आना चाहिए भारत से। और उसमें मेरा मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उसके ऊपर जरूर काम करेंगे, इसलिए कि
बिजनेस कम्युनिटी अगर शहबाज शरीफ साहब से ये कह रही है कि जी भारत के साथ ट्रेड कीजिए, बाकी कंट्रीज जो मतलब पड़ोसी मुल्क है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कीजिए, तो कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो ऐसा चाहता है उनका आशीर्वाद साथ होगा, तभी ये बातें जो है बिजनेस कम्युनिटी कर पाई और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दी। वरना अगर ऐसा ना होता तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको तो पता ही है कि वो तो बेचारे अपनी मर्जी से कोई बात कर ही नहीं सकते, मतलब उन्हें तो कुछ भी कहना होता है तो उनको डिक्टेशन आते हैं, पढ़ते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी आज की न्यूज ये है। अगर उन्होंने भारत के साथ बातचीत करने के लिए कहा है तो यकीनन जो है वो एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट में सारे ही आ जाते हैं ना, मतलब ये कि आप समझ रहे ना, एजेंसीज भी होती हैं, फौज भी होती है और सब लोग होते हैं, तो उनकी तरफ से यकीनन ग्रीन सिग्नल है और भारत से बात करने की जो है कोशिश की जाएगी, यकीनन इलेक्शंस के बाद, भारत के इलेक्शंस के बाद कोशिश की जाएगी। और हम दुआ करते हैं दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोस्ती रहे और एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सके। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।